हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो सारी टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गई है। न्यूज़ देख रहे थे तो इसमें हमारी 15 टॉपिक तक मैं कल कंप्लीट कर दी थी। आज स्टार्ट करती हूँ 16 टॉपिक से, फिर उसके बाद देखिए टोटल यहाँ पे 41 टॉपिक्स तक है, तो देखते हैं कितनी कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस लेसन है उसको ज़रूर देख लीजिए। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होती है, तो हर एक मंथ की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसे कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियस है कि मैं अगर नेक्स्ट मंथ की आती है मई मंथ की तो उसे तो स्टार्ट करूँगी, बट साइड बाय साइड में आपकी जो प्रीवियस मंथ छुट्टी हुई है मार्च की कंप्लीट और फेब की आधी हो चुकी है, तो उसे मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ है आप सभी के लिए, ये है यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो कि विज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। तो काफ़ी टेस्ट कंप्लीट हो गई है, फुल लेंथ आपको 5 मिलने वाली है, जिससे कि 3 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 2 टेस्ट और बाकी है, वो भी आपका जल्दी से ही कंप्लीट करा दूंगी। साथ ही साथ आपका 4 सी सैट भी बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। और ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी प्रीलिम्स ना हो जाए। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उसमें जाकर आप लोग कंफर्मेशन कर सकते हो। और साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसी ईमेल आईडी में आपकी पूरी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ आज, जो कि है IBBI। इनके द्वारा नोटिफाई किया गया है रेगुलेशन फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर MSME। एक्चुअली MSME सेक्टर है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनके द्वारा आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो है इम्पैक्ट हुआ है, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक डिसरप्शंस भी हो गई है। जस्ट बिकॉज क्योंकि MSME का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में हर एक तरीके से बहुत होता है। जैसे आप देखो कि 40% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में है। साथ ही साथ हमारे जीडीपी का 30% तक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग का आप देखो 40% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होती है। 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग MSME के द्वारा जितने भी प्रोडक्शन होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो एक बड़ा लार्ज एरिया आप लोग देख सकते हो कि एक MSME ऐसी सेक्टर है जो कि कवर कर पा रही है। तो आज की डेट में पैंडेमिक के कारण सारी चीज़ें ठप हो चुकी है, जिसके कारण ये जो सेक्टर है इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिला है। तो इसी को देखते हुए यानी कि एक एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। जितने भी MSME में जो भी बिजनेसेस थे, कारोबार थे, वो सारे डूब चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि कर्जे में ज़्यादा जा चुके हैं, तो उनको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। वो जितने भी कर्जे में जा चुके हैं उनको रिजॉल्व करना है। उसी के लिए यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस यहाँ पे लाया गया है, जिसको IBC अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कहा गया है। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब होता है अध्यादेश, और ये जो है ये हमारे देश में प्रेसिडेंट को अधिकार है कि अगर पार्लियामेंट की एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो वो इस तरीके का ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। वहीं अगर गवर्नर की बात करूं तो इनको ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 213। ओके, तो ये याद रखना है। साथ ही अगर बात करें ऑर्डिनेंस, जो कि यहाँ पे आप देखो इंटायरली न्यू फेसेट दे रहे हैं इंसॉल्वेंसी जुरिस्प्रूडेंस के लिए। जुरिस्प्रूडेंस कहने का मतलब है कि लॉ, यानी कि लॉ की क्या प्रैक्टिसेस है, नॉलेज ऑफ लॉ। इंसॉल्वेंसी को लेकर जितनी भी यहाँ पे कानून के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। और प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी होगी, यानी कि पहले से प्री पैक। तो देखिए ये प्री पैक कहने का मतलब है ना कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आपको पढ़ाई थी 2016 का था, IBC कोड इसे कहते हैं 2016 का। तो एक्चुअली इसी के तहत था कि कोई भी कंपनी अगर अपने लॉस में जा रही है, यानी कि बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं, कर्ज है, लेकिन ऐसे उनकी बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं गई तो वो अपने वापस से कर्ज को वापस से जो है नहीं रीपेमेंट कर पा रहे, तो उनके लिए इस तरीके का कोड लाया गया था कि और ज़्यादा कंपनी ना डूबे। लेकिन अभी MSME बहुत ज़्यादा डूब रही है, इनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रही है, तो उसके लिए प्री पैक लाया गया है। यानी कि प्री पैक में क्या है कि आपका टाइमली इसको कम टाइम में जो है मैनेज कर लिया जाएगा, और जो भी कंपनी में जो क्रेडिटर है यहाँ पे ना, एक्चुअली उस क्रेडिटर के हिसाब से पूरा रीस्ट्रक्चरिंग होगा। कोई भी क्रेडिटर को लॉस नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो क्रेडिट देते हैं, जैसे कि आपका कोई NBFC हो गया, आपका कोई शेड्यूल बैंक हो गया, तो इन सारे म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि जो वो पैसे देते हैं तो अल्टीमेटली उनको लॉस होता है। तो MSME में क्या है कि अभी तो घाटा हो रहा है उनको, तो वो वापस से अपनी जो लोन है उसको रिपेमेंट नहीं कर सकते, तो इससे भी घाटा किसको हो जाएगा? NBFC को हो जाएगा।
तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने के लिए प्री पैक लाया गया है कि एक टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि आईबीसी कोड में क्या होता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सेटलमेंट करने में आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, 240 डेज़ का तो टाइम लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 120 डेज़ में एकदम से सेटलमेंट करना है और किसी को भी घाटा नहीं होना चाहिए। इन केस कि अगर किसी का लोन यहाँ पे जो है वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी किसी तरीके से मैनेज करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, जिससे कि एमएसएमई में जो बर्डन है ना, कर्ज का बर्डन है, वो यहाँ पे कम हो सके और वो अपना काम कर सके। क्योंकि आप समझ चुके हो कि एमएसएमई कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। बेनिफिट क्या होगा इस तरीके से जो आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया, तो ये टाइम है, यानी कि टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कि ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे, पैसे यहाँ पे जो भी डूब रहे हैं वो रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, टाइम बाउंड मैनर में होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, साथ ही एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 40% तक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों की है तो एम्प्लॉयमेंट ना जाए, और साथ ही जो बर्डन है नेशनल कंपनी एनसीएलटी की, वो यहाँ पे कम हो सके। देखिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या था कि जो भी कंपनी डूब रही है ना, तो वो एनसीएलटी में जाकर एक तरीके का ट्रिब्यूनल है जो कि सेटलमेंट करते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो भी केस होगा एमएसएमई का, प्री पैक में क्या है कि एनसीएलटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका उससे पहले ही जो है किसी तरीके से सेटलमेंट कराया जाएगा। तो एनसीएलटी में केसेस बहुत ज़्यादा जाते थे और कोविड-19 के बाद तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए एनसीएलटी का जो बर्डन है, जैसे आप देखते हो कि हमारे कोर्ट के ऊपर बर्डन होता है केस पेंडेंसी का, तो कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उनके ऊपर जो केसेस की पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, बर्डन कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एनसीएलटी का बर्डन कम हो जाएगा अगर प्री पैक के थ्रू सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकल जाता है तो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया है, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ है कि सिर्फ यहाँ पे कॉर्पोरेट डेक्टर जो है ना, यानी कि कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप्स है, उन्हीं को बस यहाँ पे कवर किया गया है। अदर फॉर्म्स भी होते हैं एमएसएमई में, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और साथ ही पार्टनरशिप फर्म्स है, तो इन सारे को यहाँ पे कवर नहीं किया गया, तो एक कंसर्न का बात हो जाता है। दूसरा है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है। कॉर्पोरेट जो डेब्टर है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक बेस रिजोल्यूशन प्लान वो सबमिट करें, वो भी 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर, और वो भी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से, जब से ये डेट निकलता है तब से उनको 90 दिन के अंदर अपना जो प्लान है उसको सबमिट करना है। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। बोर्ड ऑफ द जो कॉर्पोरेट डेप्टर है वो यहाँ पे उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, और वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे कि जो भी कंपनी का अफेयर्स है, यानी कि आगे चलकर जो भी कंसर्न है, उन सारी चीज़ों को वो मैनेज भी करेंगे। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग समझे, तो इनको इस्टेब्लिश किया गया था इसी कोड के तहत, जो कि यहाँ पे 2016 का था। एक्चुअली ये एक की पिलर है हमारे इस इकोसिस्टम के लिए, जो कि जो इसमें जो भी कोड दिए रहे हैं, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया में जितने भी कोड दिए गए हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार इस बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर था। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कुछ कानून को अमेंड भी किया गया है, जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनस के रिजोल्यूशन से रिलेटेड है या इंसॉल्वेंसी या रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर जो भी कानून था उसको यहाँ पे अमेंड किया गया। और कानून को अमेंड करते के साथ साथ एक बात और रखा गया है कि टाइम बाउंड मैनर में ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, जिससे यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर दोनों को यहाँ पे फ़ायदा हो। तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में, एमएसएमई के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंजेस एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो ये है क्या, ये देखिए दोनों जो यहाँ पे कंपेंज लाया गया है, चैलेंज लाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा है। ईट स्मार्ट सिटी कहने का मतलब है कि सही तरीके से खाइए। एक तो होता है कि आप लोग पेट भरने के लिए खा रहे हैं, और एक होता है कि आपके शरीर को क्या क्या मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो आप लोग खाइए। तो इसको कहते हैं ईट स्मार्ट, ठीक है। तो ईट स्मार्ट जो सिटीज़ चैलेंज है, ये एक्चुअली एम है कि स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे मोटिवेट करना, जिससे कि एक प्लान डेवलप करना, जिससे कि हम लोग यहाँ पे हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट लेकर आए। मैं भी आपको हमेशा बताती रहती हूँ, एक बच्चे का कमेंट था कि मैम खाने के ऊपर अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप बहुत विस्तार से बात करते हो। तो ऑब्वियस है कि मैं डिटेल में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हेल्थ इज़ वेल्थ, और आप लोग को भी अब समझ में आ गया होगा कि हेल्थ कितना ज़्यादा एक आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ को हम लोग स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब इसको हम लोग अच्छी चीज़ें देंगे। जस्ट वैसे ही जैसे ही हम लोग अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, हम लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है, सही किताबें। उसी तरीके से आप सही अपने शरीर को भोजन दोगे तो आपका शरीर भी आपका साथ देगा, जल्दी टायर्ड नहीं होंगे, जल्दी आप लोग बूढ़े नहीं होंगे, जल्दी आपको कोई भी डिजीज़ अटैक नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आप अच्छा खाना खाओगे। अच्छा खाना कहने का मतलब चिकन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये नहीं होता। अच्छा खाना कहने का मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और साथ ही साथ आपका जो ड्राई फ्रूट्स है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही बातें होती है। मैं ये बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये दौड़ते हैं, बच्चे भी नहीं,
मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ फूडी होते हैं, तो कुछ भी खाना मिल जाए वो खा लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन में आपको 1800 कैलोरीज तो ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। आज की डेट में जो भी आपका एज है, बच्चों को यहाँ पे 2000 कैलोरीज तक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खेलते कूदते दौड़ते इतना है कि उसमें वो कंज्यूम कर लेते। बट वी नीड ओनली 1800 कैलोरीज, और ये बहुत आसान है कि 24 आवर्स में आप 1800 कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप खाओगे तो ऑब्वियस है कि एक तो डिजीज़ को आप इन्विटेशन दे रहे हो, और दूसरा जो है ओबेसिटी एक अलग से आपके शरीर पे चढ़ जाएगा, मोटापा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आप देखो, एक तरीके का कंपटीशन है। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज जो है एक तरीके का कंपटीशन है सारे सिटीज़ में, कि वो अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करें कि कैसे वहाँ के लोग जो है, किसी भी राज्य में सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं। ईट राइट इंडिया होना चाहिए। इट मीन्स कि पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है, अपने शरीर को सही पोषण देने के लिए खाना खाना है। ये सारे स्मार्ट सिटीज़ के लिए ओपन है, कैपिटल सिटीज़ के लिए भी, जो भी स्टेट और यूटीज़ के लिए है, और सिटीज़ जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख है। तो ये क्राइटेरिया याद रखिएगा कि ईट स्मार्ट सिटीज़ जो चैलेंज लाया गया था वो किसके किसके लिए है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज अगर हम लोग देखें, तो ये सारे सिटीज़ को एक साथ लाने का यहाँ पे एम है। सिटीजन ग्रुप हो और साथ ही स्टार्टअप्स हो, जिससे कि एक डिजिटल सॉल्यूशन निकल कर आए। डिजिटल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आज की डेट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं, कि जिससे लोग आज की डेट में प्राइवेट व्हीकल्स लेकर निकल जाते हैं रोड पे, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो 4 व्हीलर्स हो, तो उसको कम करना है। जब तक हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो रोड पे इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ये कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन है, शायद वो हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। और हमारे यहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो ना, तो ये आप लोग भी इस चीज़ को फील करते होंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पेट्रोल कौन खर्च करने चाहते हैं, अपने डीजल कौन खर्च करने चाहते हैं, जो कि आज के डेट में इतने महंगे हैं, है कि नहीं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी अच्छा होता है, लोग वहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहते अपने गाड़ी को। नहीं, एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है, खुद ही ड्राइव करो और ऊपर से इतना इतना पैसे खिलाओ गाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी जाता है। तो अच्छा है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। तो इसीलिए है कि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज, जिसमें कि इस तरीके का एक इनोवेशन लेकर आना है, सोल्यूशन लेकर आना है, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। इसको लॉन्च किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ। तो ये दोनों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लॉन्च किया गया है इसके अंदर मिनिस्ट्री दोनों सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट आते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टार्टअप के लिए है। तो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये फर्स्ट मीटिंग इसका चेयर किया गया था। एक्चुअली ये सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जिसमें कि गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया गया था कि कुछ मेजर्स लेकर आइए कि कैसे एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बनाए, और हमारे देश में जो स्टार्टअप और इनोवेशन की चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाकर जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम लोग मेंबर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे इस काउंसिल में। और मेंबर्स में कौन कौन होंगे, तो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स के फाउंडर है ना, वो भी यहाँ पे इस ग्रुप के, इस काउंसिल के मेंबर होंगे। तो हमारे देश में जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्टअप्स हो गया, एमएसएमई हो गया, और साथ ही साथ आपका इनोवेशन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है ई सांता। तो ई सांता है क्या, ये है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये आपका वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। ई सांता एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा एक्वा फार्मर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो एक्वा फार्मर्स कहने का मतलब है कि जो फ़िश फार्मर्स होते हैं ना, मत्स्य पालन जो करते हैं, उन्हीं को एक्वा फार्मर्स कहते हैं। और एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ई नैम है ना, कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मंडी बनाया गया है, जिसमें कि सारे फार्मर्स अपने फसलों को जाके बेचते हैं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सेलिंग करते हैं, अपनी दाम लगाते। उसी तरीके से ये आपका ई सांता लाया गया है, और ई सांता जो है ये आपका एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए लाया गया है। इससे क्या होगा कि ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा प्राइस मिल पाएगा, वो देख पाएंगे ऑनलाइन कि हाँ कहाँ उन वो बेचेंगे, किसके पास बेचेंगे, जिससे उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो उनकी इनकम राइज हो जाएगी, लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्वालिटी लेवल होगा। आत्मनिर्भर कहने का मतलब है कि ऑनलाइन वो खुद ही इसको सेल कर पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है किसी इंटरमीडिएट के बीच के ऊपर डिपेंडेंट होने का। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एक्वा फार्मर्स के लिए। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है, जो कि आपको इसी का एक जो एम्पेडा है ना, यानी कि मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके,
नेक्स्ट कमिंग टू द चेनाब आर्क ब्रिज, देखिए एक चेनाब ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि आपका 1315 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और ये हमारे हाइट यानी कि 359 मीटर हाइट में बनाया जा रहा है। एक बार अगर ये कंप्लीट हो गया ना तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज होगा। कहने का मतलब है कि इससे ट्रेन भी पास होंगे और ये आपका एक क्रूशियल लिंक बैठाएगा 111 किलोमीटर स्ट्रेच का, जो कि कतरा से बनी हाल है और ये आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन का है। इसी का एक पार्ट होगा जो कि कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट के तहत आता है। और साथ ही साथ आप देखो कि ये अगर अर्थक्वेक आएगा तो भी ये आपका ब्रिज जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये टूट फूट जाएगा, तो ये आप कह सकते हो डिजास्टर रेजिलिएंट ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, यानी कि कश्मीर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। चाहे बारिश हो, चाहे आपकी गर्मी हो, सर्दी हो, ओला हो, कुछ भी हो, ये आपकी कनेक्टिविटी है। तो याद रखिएगा चेनाब में ये चेनाब के ऊपर ये आपका बनाया जा रहा है जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत है। पाइथन 5, तो पाइथन 5 है क्या? ये हमारा 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है। तो मिसाइल है ये, आपसे सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन में ये बन जाता है कि पाइथन 5 है क्या? क्या ये मिसाइल है? क्या ये सबमरीन है? क्या ये रॉकेट है? क्या ये कोई मेडिसिन है, वैक्सीन है, कुछ भी? तो हल्का सा दिमाग में रखिए किसी भी तरीके से। पाइथन 5 जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है आपका। पाइथन 5 की बात करें तो ये सेकंड एयर टू एयर मिसाइल है। AAM कहने का मतलब एयर टू एयर मिसाइल। ये इजराइल ओरिजिन है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसको तेजस जो फाइटर है ना, तेजस फाइटर, उसी के साथ इसको रखा गया है। ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है। इसमें इंफ्रारेड की जो पतली लाइनें होती है वो इससे गाइड किया जाता है। और कितने रेंज तक देखा जाएगा तो 20 किलोमीटर तक। फर्स्ट मिसाइल जो था वो बियॉन्ड विजुअल रेंज था और साथ ही साथ उसका किलोमीटर कितना था तो 50 किलोमीटर। ये आपका 20 किलोमीटर के साथ लाया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सिपरी की रिपोर्ट है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिपरी है जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। काम क्या करते हैं कि हमारे पूरे देश भर में आप देखो क्या क्या आपका जो है आर्म्स कंट्रोल करने की बात की जाती है, यानी कि शांति फैलाने की बात की जाती है। जितने भी वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, कोई भी तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिसआर्मामेंट करने का भी कोशिश किया जाए। डिसआर्मामेंट कहने का मतलब है कि अगर कोई कंट्री अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन रखते हैं या फिर कोई और वेपन रखते हैं तो उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म करे। अगर हम लोग लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस के हिसाब से देखें कि मिलिट्री के ऊपर कितने खर्च किए जा रहे हैं, तो हम लोग जो है भारत 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, यानी कि 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप देखो यूएस है, 2nd नंबर पे चाइना है और 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं। और ये 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट है मिलिट्री में खर्च करने के लिए। यूएस में 39% होता है और चाइना में 13% और इंडिया में ओनली 3.7%। सारे 3 कंट्रीज़ जो हैं वो मिलिट्री स्पेंडिंग अपना दिखाते उनका बड़ा भी है अगर 2019 के कंपैरिजन में देखें। फाइन, नेक्स्ट आते हैं आईएमडी के द्वारा फॉरकास्ट किया गया है नॉर्मल मानसून रहेगा इस ईयर। तो आप लोग भी फील कर रहे हो कि मानसून तो मुझे लगता है कि टाइम से पहले ही आ गया, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से थोड़ा डिले होते जा रहा था। तो इस बार मानसून आपका टाइम पे आ गया, क्योंकि हम लोग को ये ऐसा लग रहा है कि पहले आ गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये डिले हो रहा था। लेकिन दिस इज़ द एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल पीरियड ऑफ ये मानसून का। तो हमारे यहाँ ये कौन बताता है, कौन प्रिडिक्ट करता है? तो ये है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिनके द्वारा हमेशा ये देखा जाता है कि हाँ कब साइक्लोन आ रहा है, कब हमारे यहाँ मानसून आ रहे हैं, कहाँ फ्लड आने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है। तो ये सारे डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं। साथ ही नॉर्मल रेनफॉल कहने का मतलब है कि 96 से 104% यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होगा और सीजनल रेनफॉल जो है वो 98% लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी कि लंबे समय से जो आपका चलते आ रहा था। लॉन्ग पीरियड एवरेज हम लोग कितने से कब तक देखते हैं तो 1961 से 2010 का आंकड़ा देख रहे हैं कि हाँ इस समय कितना बारिश हो रहा है, उसके ऑन एन एवरेज करके ये निकाला जाता है कि हाँ इस बार आपका कितना बारिश होगा। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग देखें तो आगे चलते इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बार आप लोग देखो कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल फॉरकास्टिंग सिस्टम है और डायनेमिक ग्लोबल क्लाइमेट फॉरकास्टिंग सिस्टम मॉडल है। तो ये जो आपका SEFS है ये है क्या? इसके अंदर आपका 5 प्रिडिक्शन होता है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि सी सरफेस टेम्परेचर कितना है। नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के बीच में ये चीज़ें देखी जाती है कि सरफेस जो ओशन है ना, सी है, उसके सरफेस की टेम्परेचर कितनी है। सेकेंड है कि इक्वेटोरियल जो साउथ इंडियन ओशन है ना, उसकी सी सरफेस टेम्परेचर कितनी है। हमारा जो इंडियन ओशन है, हमारा इंडिया जो आता है वो नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन में आता है, लेकिन साउथ ऑफ इंडियन ओशन में देखें तो वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ें देखी जाती है। साथ ही ईस्ट एशिया में यहाँ पे मीन सी लेवल प्रेशर देखा जाता है और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आप देखो कि सरफेस एयर टेम्परेचर देखा जाता है। इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम देखी जाती है। तो ये 3 यहाँ पे प्रिडिक्टर्स होते हैं
जिनके बेसिस पे ये जो है फोरकास्ट करते हैं। इस साल आप देखो आईएमडी के द्वारा एक मल्टी मॉडल इंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम लाया गया है, जो कि ग्लोबल जो यहाँ पे क्लाइमेट मॉडल्स है उसके साथ ही इसको कपल अप किया गया है, मिलाया गया है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल क्लाइमेट प्रिडिक्शन और रिसर्च सेंटर के साथ। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप कई बार देखते हो कि जो हमारी आईएमडी होती है उनकी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। जब वो बताते हैं कि 2 दिन के बाद मानसून आने वाला रहता है, वो 4 दिन के बाद आता है या फिर पहले ही आ जाता है। इस बार भी आप देखो कि इनकी प्रिडिक्शन गलत ही हो गई थी। तो ये अकेले काम नहीं करना चाह रहे, ये यहाँ पे दूसरे जो ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं और डिफरेंट जो ग्लोबल क्लाइमेट प्रिडिक्शन है उनके साथ मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप देखो कि जिससे कि एक सटीक हो सके, यानी कि एक्यूरेट वो बताए कि हाँ हमारे देश में चल क्या रहा है। तो ये वाली बातें हो गई। अगर मल्टी मॉडल हम लोग इंसेम्बल्स की बात करें तो एक्चुअली ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि यहाँ पे फोरकास्ट करने की स्किल्स को इम्प्रूव करता है और जो फोरकास्ट एरर है उसको कम करेगा। और ऐसी टेक्निक्स की हमारी आईएमडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बराबर मैं आपको बताती हूँ कि कब कैसा उन्होंने फोरकास्ट किया और क्या हो गया। तो इसलिए ये आप याद रखो कि मल्टी मॉडल इंसेम्बल जो टेक्निक है उसको हमने अब इस बार अडॉप्ट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए आप देखो ना कि अब क्या है ना कि आईएमडी के द्वारा कुछ जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है, जैसे यास के बारे में बताया गया था, तो काफ़ी हद तक वो सही थी, काफ़ी हद तक क्या 99% आई थिंक कि सही थी इन्फॉर्मेशन कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस कोस्ट को वो टच करेगा। तो ये सारी चीज़ें और जो आपका ये जो साइक्लोन दोनों आए थे इस समय बहुत अच्छा इनका प्रिडिक्शन हुआ था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही नेक्स्ट आते हैं इंडिया H2 अलायंस। तो ये है क्या H2 अलायंस? तो अगर हम लोग देखें इंडिया की तरफ से, H2 मीन्स हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इकॉनमी और सप्लाई चेन के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, और नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ है जो कि एक साथ आकर ये काम कर रहे हैं। तो ये H2 अलायंस है। और H2 अलायंस के बारे में देखते हैं। एक्चुअली ये एनर्जी और इंडस्ट्रियल फर्म्स का अलायंस है, यानी कि मिलकर काम करेंगे, और इसको लीड किया जा रहा है चार्ट इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ये जो अलायंस है ना, इसमें सरकार को काफ़ी हद तक मदद मिलेगा कि वो यहाँ पे नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी और रोड मैप को डेवलप करे, और वो भी 2030 तक। साथ ही एक नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स और मिशन भी यहाँ पे क्रिएट करे पीपीपी फॉर्मेट में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्मेट में। पब्लिक यहाँ पे सेक्टर्स होगी और प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके थ्रू जो नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स और मिशन है कि हाइड्रोजन के यूज़ को बढ़ावा देना, तो वो चीज़ें हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे लार्ज स्केल में काफ़ी ज़्यादा एक इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही एक नेशनल हाइड्रोजन फंड भी क्रिएट की जाएगी, और हाइड्रोजन लिंक्ड जो कैपेसिटीज़ है वो भी डेवलप की जाएगी। तो ये सारा काम यहाँ पे इन सारे अलाइंसेस के साथ मिलकर हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप किया जाएगा, सप्लाई चेन यहाँ पे मजबूत की जाएगी, जिससे कि हमारी ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उस पर फोकस किया जाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन स्टोरेज पे भी फोकस किया जाएगा। मेनली आप देखो कि हाइड्रोजन यूज़ जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसको यहाँ पे बिल्डअप करना है, और इंडस्ट्रीज़ के साथ जैसे आप देखते हो बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसमें कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये सारे हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की बात की जाती है और कोशिश भी की जा रही है। जैसे आप देखो स्टील इंडस्ट्री हो गई, रिफाइनरीज इंडस्ट्री होगी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सीमेंट पोर्ट्स या फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, इन सारे इंडस्ट्री पे यहाँ पे हाइड्रोजन बेसिस काम किया जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट यूजेस जो केसेस है वो भी हाइड्रोजन पावर्ड ही फ्यूल सेल पे काम की जाएगी। आप देखो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस है ना उस तरीके से हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और आज के डेट में तो सीएनजी ही नहीं, हाइड्रोजन सीएनजी की भी बात की जाती है, क्योंकि ये मोर क्लीनर है और सेफ़र है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही हम लोग अपने यहाँ पे हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पे भी ध्यान देंगे। फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग फरवरी मंथ की जो है इसको फॉलो कीजिए, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप है जो कि आप देखो कि वर्चुअल लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट के ऊपर। तो ये जो समिट है ये हमारे ग्लोबल मीटिंग फोकसिंग जो क्लाइमेट इशू के ऊपर फोकस किया जा रहा है उसी का एक सीरीज़ का पार्ट है, और ये निकल कर आया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है COP26, उसी के तहत आपको देखने को मिलेगा। इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया और जो यूएस है ना वो यहाँ पे कमिट कर रहे हैं कि एक साथ वो काम करेंगे, और क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी टारगेट को यहाँ पे अचीव करने के लिए वो एक साथ यहाँ पे काम करेंगे। ये न्यूली जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है हम लोग अपने इंडिया में, आप देखो कि पेरिस क्लाइमेट की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, उसी के बेसिस पे हम लोग अपने देश में कानून बनाए, जिसको कि हम लोग नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि हम लोग इसको 2030 तक अचीव कर लेंगे, और यहाँ पे मेन टारगेट यही है कि जो नेट ग्रीन
ग्रीन हाउस गैसेस है उसको 2030 तक जो है हमें 52% हमें कम करना है। और किसके कंपैरिजन में, तो जितना हमारा ग्रीन हाउस गैसेस की लेवल 2005 में थी उस हिसाब से हमें यहाँ पे कम करना है, ठीक है। और ये हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारा एक टारगेट है कि 2030 तक हमें 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करनी है। पहले यहाँ पे कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग को बताना है, चलिए आप लोग छोड़िए मैं ही बता देती हूँ। क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने के चक्कर में आपकी इन्फॉर्मेशन आधा रह जाती है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। देखिए 2030 तक अगर पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट है। बट अगर क्वेश्चन में आपका 2022 तक पूछा जाए तो 175 गीगावाट का ही हमारा टारगेट है। तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग टारगेट है। पहले 2022 तक का टारगेट बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाकर, क्योंकि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रखा गया था कि अच्छा ठीक है 2030 तक हम लोग का क्या टारगेट रहेगा, कितना हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना है, तो वो है 450 गीगावाट। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एम क्या है, एम इस इनिशिएटिव का आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से हम लोग, तो हम लोग को प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कई बार फाइनेंस की कमी देखने को मिलती है, फंड्स की कमी देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पे पैसे मिल पाएंगे। साथ ही क्लीन एनर्जी जो डिप्लॉयमेंट है वो एक और स्पीड बढ़ेगा। साथ ही आप देखो कि हमें बहुत सारे सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करनी है जिसमें कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, उन सारे सेक्टर्स को हमें डीकार्बोनाइज करना है। जैसे इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, पावर सेक्टर हो गए, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे गैसेस की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी कम करना है। साथ ही आप देखो बिल्डिंग्स वगैरह में, साथ ही हमें एक अच्छा खासा कैपेसिटी बिल्डअप करना है जिससे कि जो क्लाइमेट रिलेटेड जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसकी रिस्क को एटलीस्ट हम लोग कम कर सके। फाइन। और यहाँ पे दो मेन ट्रैक रखा गया है जिसमें कि काम किया जाएगा। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, यानी कि इंडिया यूएस मिलकर एक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लेकर आएंगे। और साथ ही क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यूएस इंडिया एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फाइन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग रिफॉर्म प्रपोज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहाँ पे एक प्रपोज किया गया है कि इंटीग्रेटेड डे अहेड मार्केट है ये, जिसे डैम कहा गया है पावर एक्सचेंज में। यहाँ पे क्या है कि ग्रीन और जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसकी मिक्सअप की बात की जा रही है, उसको ब्लेंड किया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्राइस डिस्कवरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पावर जनरेटर्स को यहाँ पे पेमेंट कर सके। डैम की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट डे इसकी डिलीवरी होगी, और इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी परचेज है वो शॉर्ट स्पैन में ही पूरी हो पाएगी। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि एक ग्रीन सोर्सेज कहा जा रहा है, जिससे कि आपका कोई भी तरीके का कार्बन इमिशन नहीं होने वाला है, इको फ्रेंडली है, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी परचेज यहाँ पे बढ़ पाएगी। पावर एक्सचेंज की बात करें तो ये क्या है, पावर एक्सचेंज एक्चुअली एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना वो एक जगह आकर मीन्स कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। पावर ट्रेडिंग अगर मार्केट देखें तो आज दो प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि पावर एक्सचेंज इंडिया है और दूसरा यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। साथ ही साथ इसके साथ आप देखो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो कि इन दोनों को रेगुलेट करती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है पावर ट्रेडिंग के लिए। तो पावर को ट्रेड करना यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको कैसे सेल और परचेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले पावर एक्सचेंज इंडिया है एंड सेकंड वन इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। और इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो CERC के द्वारा एक एप्लीकेशन अप्रूव किया गया था जो कि यहाँ पे प्रनुर्ज सॉल्यूशन लिमिटेड है, एक कंपनी है जो कि यहाँ पे BSE PTC लिमिटेड ICICI बैंक के द्वारा प्रमोट किया जाता है कि थर्ड पावर एक्सचेंज इसको सेटअप किया जाए। तो हमारे यहाँ पे ये बात हो रही है प्रनुजा सॉल्यूशन लिमिटेड के लिए, तो देखते हैं कि इनको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं एज ए थर्ड पावर ट्रेडिंग मार्केट। सो ये तो बात की बात है, लेकिन दो अभी इट इस्टेब्लिश है क्योंकि थर्ड के बारे में यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है, तो आपके लिए जो पीछे चल के इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पावर एक्सचेंज की अगर हम लोग बेनिफिट देखें तो इसमें क्या है, एक्चुअली हमारी जो डिस्कॉम कंपनी है, देखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर है और पावर जनरेटर है, तो मेनली डिस्कॉम का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और कम्युनिकेट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डिस्कॉम कंपनी से ही आती है। बट बैड लक हमारा ये है कि डिस्कॉम कंपनीज जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इतना ज़्यादा ह्यूज डेट में चल रही है, इतने ज़्यादा कर्जे में चल रही है कि
यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर पाना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सरकार ये सारी चीज़ें ऐसे कर रही है कि डिस्कॉम कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे पावर एक्सचेंज, जहाँ पे आप देखो कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके लिए 2 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, तो इससे डिस्कॉम कंपनी को और साथ ही साथ जो जनरेटर है ना उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल पाएगा कि मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो अपने जो पावर की रिक्वायरमेंट है प्लान्ड मैनर में, इफ़िशिएंट मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में वो यहाँ पे कर सकते हैं। बायर्स के लिए क्या यहाँ पे प्रॉफिट है, तो बायर्स के लिए है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कम दाम में भी मैनेज कर पाएंगे। सेलर्स के लिए क्या होता है कि सेलर्स को है कि वो यहाँ पे गारंटी कर सकते हैं सिक्योर और टाइमली पेमेंट के लिए, तो ये दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स में होंगे, तो बेटर तरीका है यहाँ पे। तो ये जो आपका टॉपिक था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि जो एशियान डेजर्ट डस्ट है इंडियन समर मानसून में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला है एशियन डेजर्ट डस्ट का, वो भी हमारे इंडियन मानसून समर में। तो देखिए डस्ट स्वैम आप लोग सुने होंगे, ये डस्ट स्वैम होता क्या है, तो डेजर्ट से जो ये डस्ट स्वैम है, जब बहुत तेज़ विंड आती है ना तो जो डेजर्ट में मरुस्थल में जो वो बालू होते हैं वो आपके उड़ते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है ना वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलता है, गर्म हवा चलती है। ये तो डेजर्ट में आप सुनते हो तो इसको डेजर्ट स्वैम कहते हैं। वहीं लैंड में अगर गर्म हवा चले तो उसको हम लोग लू कहते हैं, और आज के डेट में तो हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर और गर्म हो जाता है ये डस्ट स्टॉर्म से, और साथ ही साथ जो एयर प्रेशर है वो चेंज होती है, वो विंड सर्कुलेशन पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, साथ ही प्रेसिपिटेशन और जो रेनफॉल है वो यहाँ पे तेज़ हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कि डस्ट स्टॉर्म से क्या यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इंक्रीज होते हैं, तो द आंसर इज़ येस कि ऐसा होता है। साथ ही स्ट्रॉन्ग मानसून जो है वो यहाँ पे एयर को जो वेस्ट एशिया है उसमें ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अगेन बहुत सारे जो डस्ट हैं वहाँ से पिकअप करते हैं, और फिर वो जो है आपको डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप है जो कि इस नेचर में आपका आते जाता है, जब भी इस तरीके का रिएक्शंस होता है ना जो जिससे आपको मेनली ये आपको हॉट वेदर देखने को मिलता है, और ये जो आपका डस्ट वाला डेजर्ट वाला एरिया है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि जो एशियन डेजर्ट डस्ट है उसकी इम्पैक्ट बताई जा रही है वो भी इंडियन समर मानसून में। तो अच्छी यहाँ पे इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि हाँ, जब एशियन डेजर्ट में अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो उसके कारण जो है बारिश ज़्यादा होगी, तो बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि हमारे मानसून में समर मानसून जो आ रही है जुलाई जून मंथ में आती है, तो इसे हम लोग समर मानसून कहते हैं, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। बट इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इंडिया में भी बारिश अच्छी होती है। ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो अगर हम लोग देखें ये ट्राइफेड है जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए काम करते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया है, इसको यहाँ पे द लिंक फंड के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है। एक्चुअली जो दोनों एजेंसीज़ है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करेंगे। इसमें क्या होगा कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, वो भी ट्राइबल पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। इससे क्या होगा, ट्राइबल्स को यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट मिलेगा, और वैल्यू एडिशन भी उनके प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएगा। जितने भी आप देखो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो थोड़े आइसोलेट रहते हैं हमारे मेन एरिया से, और मेनली वो जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो उन्हीं के लिए एक सस्टेनेबल उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, बेसिक उनको एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ की जो है प्रॉपर टेक केयर हो सके, और जो भी लाइवलीहुड के लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो, तो उस तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमेशा जो है आप देखो कि यहाँ पे कोशिश किया जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात की जा रही है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जंगलों से निकलने वाला जो भी प्रोड्यूस है, तो ये अधिकार होता है ट्राइबल पॉपुलेशन को कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो मार्केट में बेच सकते हैं, और उनसे वो जितना भी है वो अपना अर्न कर सकते हैं। साथ ही क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट की भी बात की जाती है। ये जो लिंक फंड है ना, इसकी हेडक्वार्टर आपकी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। ये प्रैक्टिशनर लीड फंड है जो कि यहाँ पे काम करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, और जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए। ठीक है, ट्राइफेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो फुल फॉर्म है यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये काम करते हैं। एक्चुअली इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। एग्जिस्टेंस में कब से आए हैं, 1987 में। नेक्स्ट आते हैं कैक यानी कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो ये कैसी कमीशन है इसके बारे में समझते हैं। इंडिया के द्वारा 5th सेशन यहाँ पे होस्ट किया गया है कोडेक्स कमेटी का, वो भी स्पाइसेस और कुलिनरी हर्ब्स के लिए, जो कि यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्पाइसेस बोर्ड है यानी कि हमारे यहाँ जितने भी मसाले हैं उसके लिए एक अलग सा बोर्ड है जो कि सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली हम लोग कैक के बारे में बात करते हैं, ये कैग नहीं है, ये कैक है। ठीक है,
जिसको 1963 में सेटअप किया गया था। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि मेनली यहाँ पे आप देखो यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मिलकर यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रीज की बात करें या फिर फूड कोड की बात करें, ये एक कलेक्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस का, जो कि मेनली हमारे जो कंज्यूमर है, जो भी इस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का लाया गया है। और मार्केट में फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिसेस लाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशंस जो है मेनली ये फूड से रिलेटेड है, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, कि हमारी हेल्थ बेटर रहे और कंज्यूमर की हेल्थ बेटर रहे और फेयर प्रैक्टिसेस होती रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कैग को बनाया गया था। फाइन। और इसको बनाया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये है क्या मिडिल ईस्ट के लिए? तो मिडिल ईस्ट में आप लोग जानते हो कि कौन कौन से कंट्री होती है, सारी लड़ाकू विमान होती है वहाँ पे, इराक, ईरान, सीरिया, साथ ही सऊदी अरेबिया, आप लोग ये सारे कंट्रीज तो सुने होंगे, कुवैत, ये सारे। तो देखिए मेनली हुआ क्या है इस इनिशिएटिव के अंदर कि सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ़ कॉपरेशन, जो GCC है ना, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज़, इनके साथ काम करेंगे और रीजनल पार्टनर्स के जैसा, जो कि यहाँ पे एडिशनल 40 बिलियन ट्रीज़ जो है वेस्ट एशियन नेशन में आपका लगेगा। यानी कि यहाँ पे आपका एफॉरेस्टेशन प्रोसेस लगाया जा रहा है, प्रोसेस चलाया जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया के साथ जो है यहाँ पे गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के साथ वो मिलकर इतने जो है ट्रीज़ लगाएंगे। इससे क्या होगा कि 5% ग्लोबल टारगेट है कि प्लांटिंग किया जाएगा 1 ट्रिलियन टी का। और ट्री लगाने से क्या होगा कि जो ग्लोबल कार्बन लेवल है वो 2.5% तक कम होगा। तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होगी तो उतना कम हमें पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हाइजीन प्रोडक्ट्स टू कॉम्बैट कोविड-19। एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे दुरुकिया सीरीज़ जो है वो डेवलप किया गया है, वो भी IIT हैदराबाद रिसर्चर्स के द्वारा। एक रेंज ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे कोविड-19 वायरस को फाइट करने के लिए बनाया गया। इससे क्या है कि 99% जो जर्म्स है वो 60 सेकेंड में ही यहाँ पे आपका किल हो जाएंगे और इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो चलिए ये ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में कभी नहीं आएगी। जो भी देखिए IIT के द्वारा रिसर्च किया गया या कहीं और संस्थान के द्वारा रिसर्च किया गया, तो उस पर क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स में बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट आते हैं सार्थक, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च। तो देखिए सार्थक है, सार्थक याद रखिएगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड अगर कोई भी काम हो रहे तो वो आपको एकदम जहन में बैठा लेना है। तो सार्थक क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये आपका डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। इसमें ये दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन के लिए प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो प्लान को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, जो कि हमारा इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आया है, उसी का एम है। सबसे पहले है कि करिकुलर जितने भी रिफॉर्म्स है उसको यहाँ पे लाना है, यानी कि न्यू नेशनल और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए स्कूल एजुकेशन के लिए। मेनली यहाँ पे फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हों, कम ड्रॉप आउट्स देखने को मिले। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ, यानी कि जो बच्चे 1 से 5 ईयर्स तक है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और उनकी जो लाइवलीहुड है और चाइल्ड केयर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करे। साथ ही वोकेशनल एजुकेशन भी हो, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सिखाया जाए, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, नॉलेज हो, हमारे देश के बारे में 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप होने का यानी कि नागरिकता, हमारे देश के नागरिक होने का क्या वैल्यूज़ है ये उनको बताना चाहिए। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस हो। साथ ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे वो फोकस करे और जो क्वालिटी है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, इसको भी इम्प्रूव करना है। सार्थक की बात करें तो इसका एम है कि जो डाइवर्स नेशनल और जो हमारा ग्लोबल चैलेंजेस है आज के डेट में, जो आगे आने वाले फ्यूचर के डेट में, उस चीज़ को यहाँ पे मीट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सार्थक लाया गया है, तो काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं जेंडर संवाद इवेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जेंडर संवाद इवेंट। देखिए कोई भी इवेंट हो, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, तो एक्चुअली वो कौन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो जेंडर संवाद इवेंट है, नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के कोई मिनिस्टर होंगे। इस तरीके का कोई भी अपना लिंक बैठा के आपको याद रखना है, ठीक है। एक जॉइंट अटेम्प्ट है जो कि आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और इनिशिएटिव है कि कैसे हम लोग वुमेन और गर्ल्स को इकॉनमी में एडवांस ला सके, आगे से आगे निकाल कर ला सके महिलाओं के लिए। इसमें क्या है कि अवेयरनेस को जनरेट करना है कि जो जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन है वो भी इस प्रोग्राम के तहत, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है।
जेंडर संवाद है, यानी कि जो जेंडर या हमारा जो मेल फीमेल का जो यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस चीज़ के ऊपर बात करना है, अंडरस्टैंड करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि आज के डेट में आप देखो कि जो वुमेन की एजेंसीज़ है उनको इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए लैंड राइट्स होना चाहिए, ज़मीनी हकदार होनी चाहिए। जो भी आप देखो लैंड होते हैं ना, वो मेल पर्सन के ही नाम पे वो बुक किए जाते हैं, तो फीमेल के नाम पे क्यों नहीं बुक किए जाते, तो ये भी होना चाहिए। साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, चाहे वो खाना हो, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है या वाटर हो। ओके, साथ ही साथ आप देखो कि जो जेंडर इंटरवेंशन ग्लोबली है, इसको समझने की ज़रूरत है, कुछ एक्सपर्ट को भी यहाँ पे एंगेज करने की ज़रूरत है, और साथ ही जेंडर रिपोजिटरी भी होनी चाहिए, रिसोर्स मटेरियल। आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में क्या, ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, आज की डेट में तो थोड़ी सुधार हो गई है। तो ऐसा है कि मेल फीमेल में काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन जब तक होगी तब तक हमारी महिलाएं आगे निकल कर नहीं आएगी। आप मेरी ही एग्जाम्पल ले लो, हमारे घर में मैं जितनी भी भाई बहन हूँ, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में कभी भी नहीं हुआ, इसलिए ये इक्वालिटी है। मेरे घर में आप देखोगे मेरे भाई बहन जितने भी हैं सब अच्छे अच्छे जगह पे है, तो इसलिए मेरी भी यहाँ पे सिलेक्शन हो पाई, मैं भी इतनी मेहनत कर पाती हूँ क्योंकि मुझे एक फैमिली से वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वैसा सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप लोग भी महिलाओं को इस तरीके का सपोर्ट दोगे, महिलाओं को इस तरीके का विश्वास दिलाओगे और उनको अपॉर्चुनिटी दोगे, तो हर महिलाएँ आगे निकल कर आएगी। लेकिन वही बात है कि ये चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इसका एम है कि पहले तो जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है ना, उसको यहाँ पे ख़त्म करना है, और इससे क्या है कि 9 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे सस्टेनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे मोबिलाइज़ करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि खुद के लिए वो हेल्प करते हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनको देना है, और वो भी सिर्फ स्किल को प्रोवाइड करके ही हम लोग दे सकते हैं। एक अच्छी शिक्षा आपको एक अच्छा डायरेक्शन लाइफ में ज़रूर दे सकता है। एक तो आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर सकते हो अगर आप शिक्षित इंसान हो तो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं कि राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट। ऐसा नहीं है कि जो इलिटरेट है वो समझ नहीं पाते, वो बेटर समझते हैं, लेकिन वही बात है कि थोड़ा तो एक स्टेप आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्किल। किसी चीज़ के बारे में आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि ये सारा काम तो किया जा रहा है, लेकिन एक सोर्स ऑफ फंडिंग के द्वारा। साथ ही इंटाइलमेंट है और सर्विसेज है, जो कि यहाँ पे बोथ इंक्लूड है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। साथ ही इंटेंसिव और कंटिन्यूस आपका कैपेसिटी बिल्डिंग देखने को मिलेगा जो ग्रामीण पुअर महिलाएं हैं, जिससे कि उनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको दे सके। आज तक आप देखो कि 60 मिलियन वीमेन ऐसी है जो कि मोबिलाइज कर चुकी है, यानी कि अपनी जो लाइफ है उनको बेटर तरीके से लीड कर पा रही है ग्रामीण क्षेत्र में। तो काफ़ी अच्छी बात है, और इस प्रोग्राम की भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ तक सक्सेस देखने को मिला है। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सोल्यूशन कैंपेन है, तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि ग्लोबल यूथ है, जो कि आज के डेट में कोविड-19 के कारण इम्पैक्ट हुए हैं। तो मेनली यहाँ पे फंड मैंडेट किया गया है, वो भी यूथ के लिए, जो भी यहाँ पे पैंडेमिक के कारण इम्पैक्ट हुए। और साथ ही साथ आप देखो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, और इसके अंदर जो फंड है वो $2 मिलियन तक का यहाँ पे आपका फंड होगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे जो यंग बच्चे होंगे ना, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और डायरेक्टली उनको यहाँ पे फंड दिया जाएगा, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे उनको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, सोसाइटल चैलेंज हो, उन सारी चीज़ों से उनको उभार कर लाया जाएगा। एक इंटरनेशनल लेवल पे ILO है, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे बच्चों के लिए काम करते हैं। तो करंट यंग पॉपुलेशन जो है, जो कि आपका लॉकडाउन जनरेशन कहा जा रहा है, उनके लिए आप देखो कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनको एजुकेशन डिसरप्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, और बहुत सारे लोग जब घर पे है तो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस जो है वो बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके की जो यहाँ पे परेशानी है वो बढ़ते जा रहा है, इसी को यहाँ पे टैकल किया जाएगा। मानस ऐप है, तो मानस ऐप है क्या? एक्चुअली मानस ऐप जो लाया गया है वो मेंटल वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, जो कि एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप के, मेरे एज ग्रुप के, मेरे पापा मम्मी के एज ग्रुप के, मेरे छोटे भाई बहन के एज ग्रुप के जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, उन सब के मेंटल वेलबींग को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। घर में रहकर आप पढ़ते रहते हो, रिजल्ट नहीं आता, तो काफ़ी डिप्रेशन होता है, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड हो जाते हो आप लोग, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। खुद को आप कैसे हैप्पी रख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। खुद को आप कैसे बैलेंस रख सकते हो, कैसे मोटिवेटेड रख सकते हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मानस ऐप लाया गया है। मानस स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। मानस आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव, स्केलेबल और साथ ही साथ नेशनल डिजिटल वेलबींग है प्लेटफॉर्म है, और एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप है, जिसमें कि आप लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030 का,
तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल एजेंसीज़ है, जैसे कि आप देखो कि WHO है, यूनिसेफ है, गावी है और कुछ और भी है जो कि ह्यूमनाइजेशन एजेंडा 2030 लेकर आए हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे ग्लोबल विजन और स्ट्रैटेजी रखा गया है वैक्सीन के लिए, और ये 10 साल का एजेंडा रखा गया है, यानी कि एक वर्ल्ड ऐसा होगा जिसमें कि सब जगह सब एज को सब लोगों को यहाँ पे फुल्ली बेनिफिट मिलेगा वैक्सीन से, और वैक्सीन से उनको गुड हेल्थ और वेलबिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें की जा रही हैं। और ये आपका जो है ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है, जिसका एड्रेस है कि जो टारगेट है यहाँ पे रखा गया है उस चीज़ को पूरा करना है। टारगेट को अचीव किया जाएगा 2030 तक। इट मीन्स कि यहाँ पे 50 मिलियन जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है उनको यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा। साथ ही 90% कवरेज की जाएगी, जितनी एसेंशियल वैक्सीन है उन सारे बच्चों और बड़ों को दी जाएगी। नंबर ऑफ जो जीरो डोज है वो बच्चों तक यहाँ पे 50% कम हो पाएगा। 500 नेशनल और सब नेशनल इंट्रोडक्शन होगा न्यू और अंडर यूटिलाइज्ड वैक्सीन का। तो मेनली ये वैक्सीन के लिए लाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा की अगर हम लोग बात करें तो गैम्बिया है जो कि यहाँ पे सेकंड अफ्रीकन स्टेट हो चुके हैं, जो कि घाना के बाद, जो कि अपने देश में ट्रैकोमा जैसी बीमारी को वो एलिमिनेट कर चुके हैं। अब ट्रैकोमा है क्या? ट्रैकोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहने का मतलब है कि आसान शब्दों में आप समझोगे कि जब आपको सांप काट लेता है, स्नेक बाइट, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम नहीं है कि जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, ना ही हमारे देश के सरकार का इस पर ध्यान जाता है, ना ही WHO का ध्यान जाता है कि वो यहाँ पे इस तरीके के ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाँव में कितने लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं सांप काटने से। तो इसलिए ये हमारे यहाँ क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। उसी तरीके से आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखोगे तो ट्रैकोमा जो है एक वहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि ब्लाइंडनेस हो जाता है, एक अंधापन आ जाता है। तो ये एक आपका इन्फेक्शंस है। ठीक है, ये आपका किससे होता है? तो रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। अगर आइस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ही है यहाँ पे ट्रैकोमेटिस, तो उसके कारण अगर आपके आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है तो एक समय के बाद ये अंधापन हो जाता है, जिसे ट्रैकोमा कहते हैं। ये कंटेजियस है, यानी कि फैलता है कॉन्टैक्ट से, जो है ये आई से, आईलिड से, नोज से, थ्रोट से, इन सारी चीज़ों से आप देखोगे कि लोगों में ये फैलता भी है। WHO के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि ग्लोबल एलिमिनेट करना है ट्रैकोमा को 2030 तक, और हम लोग जो है 2017 में ही इस बीमारी को एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हमारे देश की भी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको भी ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि पोलियो हम लोग, देखिए अब मैं ईयर लिखने वाली थी, ये बताइए कि पोलियो हम लोग कब एलिमिनेट किए, किस ईयर में? ठीक है, और दो बात और बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का कौन सा ईयर हमारा टारगेट है, और मलेरिया को एलिमिनेट करने का कौन सा हमारा ईयर टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यू इनिशिएटिव बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक्चुअली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आप देखो कि 3 इनिशिएटिव लाया गया है। मेनली यहाँ पे क्या है ना कि इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑलरेडी 2003 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये न्यूट्रल मीटिंग है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काम किया गया है। एक्चुअली आप देखो कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वी है, ये एक्सपर्ट पैनल है, तो उनके द्वारा यहाँ पे जॉइंट एफर्ट्स लाया गया है। निक्सी एकेडमी है, जो कि एक एडुकेट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पीपल है, ये लोगों को यहाँ पे एडुकेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो निक्सी IP इंडेक्स है, ये एक पोर्टल है, वो भी इंटरनेट कम्युनिटी के लिए। अगर हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें, पहले वर्जन 4 था, अब यहाँ पे वर्जन 6 चलता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें तो ये मोस्ट रिसेंट वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? तो देखिए एक तरीके का एड्रेस होता है, IP एड्रेस। जब कि आप लोग कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, उसका एक आपका यूनिक IP एड्रेस होता है, और आपके IP एड्रेस से ही यहाँ पे पकड़ा जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी चोर को, कोई भी जो भी साइबर क्राइम करते हैं, एक्चुअली उनके IP एड्रेस को सबसे पहले ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। उससे आपका लोकेशन ट्रेस हो जाता है कि आप कहाँ से कौन सी नेटवर्क्स को, कौन सी सर्वर को आप यूज़ कर रहे हो। तो ये है 6 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन होता है और लोकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर का लोकेशन पता चल जाता है। साथ ही IP वर्जन 6 की बात करूँ तो ये मोर सिक्योर है और फास्ट है, जो कि इससे पहले का IP4 था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। ये जो IP4 है तो ये 4 बाइट ईच है, टोटल रेंज इसका 4.3 बिलियन पॉसिबल था, लेकिन वहीं इसकी बात करें तो 132 बिट ईच है, और टोटल रेंज आप देखो कि 340 अनडिसेबल पॉसिबल एड्रेस है, यानी कि ये बहुत दूर तक जो है लोगों को यहाँ पे कैच कर सकता है। मियॉन्स है, तो ये मियॉन क्या है? तो एक्चुअली G2 एक्सपेरिमेंट है, जो कि यहाँ पे US का ही है।
एक्चुअली आप देखो कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना उसकी बिहेवियर को ये दिखाता है, तो इसे हम लोग म्यून कहते हैं, जो कि डिफिकल्ट ये आपका डिफरेंट है कि क्या प्रिडिक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मॉडल में। तो स्टैंडर्ड मॉडल एक आपका रिगरस थ्योरी है जिसमें कि बहुत सारे रूल्स रखे गए 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स के, 6 लेप्टॉन्स के, हिग्स बोसोन के और 3 फंडामेंटल फोर्सेस के। ओके, तो म्यून है क्या, ये आप लोग बस याद रखिए। एक्चुअली ये हमारे कंट्री का है नहीं, यूएस डिपार्टमेंट का काम है ये, तो इसलिए म्यून सिर्फ एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसको वन ऑफ द लेप्टॉन्स जैसा यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसा यहाँ पे आपका क्लासीफाई किया गया है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। नासा की इनग्यूनिटी मार्स हेलीकॉप्टर है जो कि हिस्टोरिक, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो सक्सीड हो गया है यहाँ पे। तो सोलर पावर्ड यहाँ पे हेलीकॉप्टर है जो कि पहला यहाँ पे एयरक्राफ्ट है जो कि एक पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट है दूसरे प्लैनेट के ऊपर। तो फ्लाइट जो था वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि मार्स में आपका ग्रेविटी बहुत कम देखने को मिलता है और एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत ही पतली है अगर हम लोग इसको अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो। और इनग्विनिटी की बात करूं तो ये नासा की जो प्रिजर्वेरेंस रोवर है उसी के द्वारा ये ले जाया गया था और इसमें कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए, यानी कि जो रोवर है जहाँ जहाँ वो रीच नहीं कर सकता तो वो ये इनग्विनिटी जो है इनके द्वारा एक सैंपल कलेक्ट किया गया है। प्रिजर्वेरेंस की बात करूं तो ये आप लोग देखो कि इसके द्वारा स्टडी किया गया है कि एंशिएंट लाइफ का कुछ अगर साइन है मार्स में तो उसके बारे में बताया गया है। कुछ सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया है जिसको अर्थ में वापस लाया जा सके ड्यूरिंग फ्यूचर मिशंस के लिए, और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया गया है कि आगे चलकर रोबोटिक या फिर ह्यूमन मिशंस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, और पॉसिबल हो पाएगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं। देखिए मार्स में बहुत सारे कंट्रीज़ की मिशन गई है तो इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। हमारा तो मंगलयान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। होप है यूएई का, टाइनविन है चाइना का, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, मार्स रिकनाइसिस ऑर्बिटर है, और मार्स ओडेसी है, मेविन है, क्यूरियोसिटी रोवर है, ये है नासा का जो कि यूएस हो गया। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं जुरोंग। तो जुरोंग है क्या, जुरोंग यहाँ पे चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर का नाम है। जैसे हमारे रोवर का क्या नाम था चंद्रयान 2 में, ये आप लोग लिख कर बताइए। तो रोवर जो है ये क्या होता है कि ये आपका व्हील वाले होते हैं, मतलब कि इसमें 6 व्हील होता है। ये आपका जो लैंडर है वो लैंड करेगा मार्स के सरफेस में, उसके बाद एक व्हीकल आपका निकलेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ये आपकी छोटी सी गाड़ी होगी जिसमें चक्के लगे हैं, तो वो चक्के के थ्रू वो मूव करेगा और सरफेस से सारी सैंपल्स को, फोटोज़ को क्लिक करके ये आपका वापस से अर्थ में भेजेगा। तो रोवर है जो कि आपका टाइनवेन 1 प्रोब का है और ये मार्स ऑर्बिट में अराइव हुआ है और मई 2021 में ही इसको लैंड किया गया है। टाइनवेन 1 गोल्ड की बात करूँ तो इसमें एनालाइज किया जाएगा और जो मार्स प्लैनेट का जो सरफेस है उसको मैप किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग क्लाइमेट और जो सरफेस इन्वायरमेंट है उसको बेटर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। चाइना आप देखो ये 3rd कंट्री बन चुका है, पहले रशिया और यूएस के बाद, जो कि यहाँ पे रोवर को मार्स में उतार चुका है। हम लोग जो है फेल हो गए थे थोड़ा सा क्योंकि लैंडर्स हमारा सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से रोवर हमारा नहीं निकल पाया। तो नहीं तो हम लोग 3rd कंट्री होते, बट हमारा जगह ये चाइना छीन चुका है। तो बट कोई नहीं, चाइना के बाद हम लोग अपना ही नाम बनाएंगे चंद्रयान 3 में। तो याद की इसके लिए वेट करना होगा हम लोग को। तो हमारी भी ये प्रोग्राम ज़रूर सक्सेस हो पाएगी कि लैंडर हमारा लैंड करेगा और उसमें से रोवर निकल के चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स की स्टोरी है वो पूरी कंप्लीट हो गई, और छोटे छोटे यहाँ पे टॉपिक होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अगर ये आपके एग्जाम में आ गया और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ कीजिए। और येस, स्टेट पीसीएस में ये सारे जो न्यूज़ इन शॉर्ट होते हैं ना, हर एक मैगजीन के एंड में आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक ही मैगजीन हमेशा फॉलो की हूँ, विजन आईएएस, जिसमें कि मेरी मेंस के भी काम हो जाते हैं और मेरी एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ जाती है और साथ ही प्रीलिम्स का भी काम बच जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल भी हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।